तो हम लोग का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 में पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पर मैंने आपको काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, जिस पर मैंने 6 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। अच्छी निरक्षी तक हम लोग निरक्षी स्थिति तक कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो इसको मैं इस प्रकार बताऊंगा कि आपको जीवन भर नहीं भूलेगा, और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और भी कुछ इसके बाद बताऊंगा इस डेरिवेशन के। तो सारी वीडियोज हमारी चैनल पर अवेलेबल हैं इस पूरे चैप्टर की। तो पिछली वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिए जा करके, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और केमिस्ट्री में हम लोग का विलियन चल रहा है। अगर आप नहीं आते डेली लाइव तो डेली लाइव आ जाया करिए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बेहतरीन प्रिपेयरिंग के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन है उस पर फर्स्ट ऑल पे क्लिक कीजिए। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। देखिए, इस फिजिक्स का डेरिवेशन करने के लिए जब भी डेरिवेशन आएगा तो उस पर क्वेश्चन के रूप में एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा गया होगा, कम से कम इतना। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले इस जो क्वेश्चन होता है इसको आपको बहुत ही गौर से, बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। तो देखिए कह रहा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, किस प्रकार से बनता है। यही जो लाइन होती है, यही लाइन हमें चित्र बनाना बताती है। हमें चित्र बनाना याद नहीं करना होता, हमको यही लाइन से पता चल जाता है कि चित्र किस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। अब यहाँ पे ये बल युग्म का आघूर्ण बोल रहा है। तो अब देखिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तो हमको पहली बात तो यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वैद्युत क्षेत्र बनाना है या चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो इस प्रकार की आप सीधी 7 लाइनें खींच दें या फिर 5 लाइनें खींच दें। कितनी लाइनें? 5 लाइनें या फिर 7 लाइनें, इस प्रकार की सीधी सीधी लाइनें खींच दें। आपका जो, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र बनाना चाहेंगे तो उसी में बी नाम दे दीजिए। अगर आप वैद्युत क्षेत्र बनाना चाहते हैं तो ई नाम दे दीजिए। आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 रखा है, खींच दिया। अब इसमें मान लेता हूं ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, ई वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है? ई वेक्टर है। अब ये कह रहा है कि हमें वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो अब बल युग्म का जब आघूर्ण हमें ज्ञात करना है तो मैंने बता दिया था ना कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और मैंने ये भी कहा था कि लगभग अब जो डेरिवेशन होंगे उनमें वैद्युत द्विध्रुव हमें बनाना होगा। तो अगर हमें बल युग्म का आघूर्ण निकालना होता है तो हमें वहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस पर घर्षण तभी उत्पन्न होगा जब इसके अंदर कुछ वैद्युत द्विध्रुव वगैरह बनेगा। तो यहाँ पे भी तो ये सिंपल सा वैद्युत द्विध्रुव है। अब सपोज करिए आपकी कोई मशीन है, मान लीजिए आपके प्रेस करने वाला वो है, प्रेस है जिसको आप स्त्री के रूप से जानते हैं। ठीक है, तो उसको अगर आप ऐसे रख देंगे तो क्या वो प्रेस कर देगा? जब तक उस पर लाइट नहीं लगाएंगे, करंट नहीं जाएगा, तब तक वो हीट ही नहीं होगा। इसी प्रकार ये है कि जो अब आपका जो वैद्युत क्षेत्र है, अगर हम लोग इस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं रखेंगे तब तक ये वर्क ही नहीं करेगा। कि मशीनें रखी हुई है, कोई काम की नहीं है। तो हम लोग इसलिए इसे काम की बनाने के लिए इस पर हम लोग रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैंने बताया था जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो होती है -q से +q की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं कि मान लेते हैं ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये -q से +q आवेश हम इसका दे देते हैं। ठीक है, मैंने बताया था इसकी जो बीच की दूरी होती है वह 2l मान लेते हैं हम लोग। इसके बाद इसका जो बीचों बीच का कट पॉइंट होता है उसे मैं o मान लेता हूँ। ये आपका बन के तैयार हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब मैं बता दूं, जब कभी आप वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना देते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ आपका विस्थापन जरूर लगता है। जैसे कि यहाँ पे आपने इतनी दूरी पर बना दिया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस पर विस्थापन भी लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक विस्थापन भी ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। ठीक है, अब जहाँ भी थीटा मानेंगे, ठीक है, जहाँ भी थीटा मानेंगे वहीं पर विस्थापन होगा। अगर आप यहाँ थीटा मान लेते हैं तो विस्थापन यहाँ पर होगा। अगर आप थीटा यहाँ पर मान लेते हैं तो विस्थापन यहाँ पर होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे थीटा मान ले रहा हूँ, यहाँ पे थीटा मैंने मान लिया। तो अब विस्थापन वाली जो मेरी रेखा है ये हो गई। तो मैं इसे एक नाम दे देता हूँ सी, क्योंकि बगैर नाम का अगर दुनिया में कोई आदमी नहीं होता तो बगैर नाम का बिंदु कहाँ से हो सकता है, इसलिए मैं इसे एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि इसके बीच की दूरी तो मैंने 2l निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो ये भुजा है ये लंब कहलाएगी, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो अप्रॉक्स भुजा होती है उसको हम लोग लंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस विस्थापन का मान निकालेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमको जो दूरी पता है वह हमें इसकी पता है। ठीक,
इसकी पता है। तो हम लोग देखें यार, तो ये एक त्रिभुज सा दिख रहा है। देखिए ये एक त्रिभुज नहीं लग रहा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमें कर्ण नहीं नजर आ रहा। ये क्या नजर आ रहा है? कर्ण नजर आ रहा है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है भाई, हमें यही तो चाहिए, इसकी दूरी चाहिए, तो हमें ये चाहिए, तो ये कहलाती है लंब। तो हमें लंब ज्ञात करना है और हमें कर्ण पता है। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है? तो मेरे भाई लंब एंड कर्ण में साइन थीटा का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण। तो लंब का जो मान है वो है हमारे पास AC, और कर्ण का जो मान है वो है हमारे पास कितना 2L। ये देखिए कर्ण है हमारा AB, तो यहाँ पे ये है 2L। तो अगर मैं हमें निकालना है AC का वैल्यू, तो अगर हम इसमें मल्टीपल करा दूँ तिर्यक इधर 1 मान के, तो AC बराबर निकल के क्या आ जाएगा? AC बराबर निकल के आ जाएगा 2L साइन थीटा। कितना निकल के आ जाएगा? 2L साइन थीटा। तो हमें ये वैल्यूज पता हो गई, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 2L साइन थीटा। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि इसकी थ्योरी लिखना है, तो मैं थ्योरी लिखना बता देता हूँ। सिंपल सी थ्योरी आप लिखा करें, आपको थ्योरी में कुछ भी रटना नहीं है। फिजिक्स अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या लिखना, क्या है इसमें ये लिखना है, माना कोई एक वैद्युत क्षेत्र E है। क्या है? माना कोई वैद्युत क्षेत्र E है जो जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये हमारा क्या है? इसका अगर आपको नाम याद ना रहे तो मैं लिख देता हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो में एक वीडियो वॉच कर रहे हैं तभी ये वीडियो आपके बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, और बहुत अच्छे से आप पता चल जाएगा कि ये क्या है और ये क्या नहीं है। तो ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब ये देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो अब इस हमने वैद्युत द्विध्रुव को बना दिया। तो अब देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये -q और +q से मिलकर बना होता है। तो आप बोल देंगे माना कोई एक वैद्युत क्षेत्र E जो कि जिस पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जो वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी 2L है। बिंदु O से बिंदु A से C पर एक विस्थापन 2L साइन थीटा विस्थापन हो रहा है। बस इतनी सिंपल सी आपको बात लिख देनी है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपको लिखना है माना कोई एक वैद्युत क्षेत्र E है जिस पर कोई AB एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? जिस पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है। अब इसके बाद जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। बिंदु A से बिंदु C तक 2L साइन थीटा विस्थापन हो रहा है। इतनी सी बात आप सिंपल से समझ गए होंगे। बस यही आपको लिखना है, कुछ नहीं लिखना। बस देखिए ये तो आप दिख ही रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, और ये आप जानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका होता है P, लेकिन ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि माना कोई एक वैद्युत क्षेत्र E है जिस पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB उल्टा रखा हुआ है, या फिर कह सकते हैं रखा हुआ है, जो कि -q और +q से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। बिंदु A से बिंदु C तक के बीच में 2L साइन थीटा विस्थापन हो रहा है। बस इतनी सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है अतः लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण बराबर, अतः यहाँ पे लिखना है अतः लगने वाला बल युग्म का। देखिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, तो आपको दिक्कत तो आएगी थोड़ा सा, लेकिन अगर 1-2 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके अपने हो जाएंगे, फिर आपसे कभी भी छल के नहीं जाने वाले। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? तो यहाँ पे मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ इक्वल टू लिख रहा हूँ। आपको लिखना है लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। फार्मूला होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये फार्मूला आप 11 में बहुत अच्छे से देख चुके होंगे। बल की दिशा में विस्थापन। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए बल है और बल की दिशा में विस्थापन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे टाउ इक्वल टू बल क्या होता है हमारा F होता है। इसके बाद बल की दिशा में विस्थापन, यहाँ पे ये जो बल की दिशा थी, ये कोई भी दिशा थी, तो हमारा विस्थापन क्या लग रहा था। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि ये बल की दिशा थी तो कोई भी दिशा थी, लेकिन ये विस्थापन हो रहा था ना, तो विस्थापन हमारे पास क्या है 2L साइन थीटा। तो हम इसे पुट कर देंगे 2L साइन थीटा। फिर इसके बाद F इक्वल टू एक फार्मूला होता है यार, क्योंकि हमें ये जानते हैं आप कि P इक्वल टू एक फार्मूला होता है 2L इंटू Q। क्या होता है? 2L
2L इंटू क्यू। तो हमें जिस ऐसा कोई फार्मूला एफ का तोड़ना है जिसपे क्यू मिल जाए तो ये 2L के साथ हम P बना सकें, ठीक है। क्योंकि आप देखते चले आ रहे हैं, मैंने अच्छी स्थित हो या निरक्षी स्थित हो सब में बताया था कि किस प्रकार से आप 2L बनाएंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है QE, ठीक है, इंटू 2L साइन थीटा। तो अब देखिए ये 2L साइन थीटा और ये Q और ये 2L साइन थीटा क्या बना देगा P। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू निकल के आ जाएगा PE साइन थीटा। क्या निकल के आ जाएगा? PE साइन थीटा। तो यही होता है लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो अगर हम इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं, इसके किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? मात्रक की बात कर लेते हैं कि भाई टाउ का मात्रक क्या होता है। टाउ बल आघूर्ण, टाउ हमारा क्या होता है? बल आघूर्ण। इसका मात्रक क्या होगा? तो देखिए अगर हम पी का इधर से सिंपल सा मात्रक निकालें, अब मान लीजिए ये मात्रक मुझे भी नहीं पता, टाउ का भाई मात्रक मुझे भी नहीं पता, अब कैसे काम चलने वाला है? तो अब आपकी ये साइंस ऐसी है कि आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए अगर यहाँ से पी का आपको दूरी का मात्रक तो पता ही होगा, ये दूरी 2L होती है, और इस आवेश का मात्रक तो पता ही होगा कूलाम। तो यहाँ से आप किसका मात्रक क्या निकाल लिए? कूलाम इंटू मीटर। किसका मात्रक निकाल लिए? पी का। अब ई का मात्रक तो आप जानते ही होंगे, तो सिंपल सा यहाँ पे पुट कर दीजिए कि पी का मात्रक हो गया कूलाम मीटर और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर ई का। क्योंकि अब यहाँ पे जानते ही हैं कि ई इक्वल टू फार्मूला होता है एफ अपान एल, तो इससे आप निकाल सकते हैं इसका न्यूटन मीटर। आप जानते ही होंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो अब 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा? न्यूटन इंटू कूलाम। तो यहाँ से आपका जो मात्रक निकल के आता है टाउ को क्या आ जाता है? न्यूटन इंटू कूलाम। तो आप याद रखें, इसका मात्रक बिल्कुल भी मत भूलें। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ ताकि अगर मैं आगे आपको बताऊँगा, रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं? रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो क्या होगा? देखिए रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन निकालना बहुत आसान है। एक रेखीय आवेश घनत्व होता है लेमडा, इसे हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? लेमडा से व्यक्त करते हैं। तो लेमडा इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपान एल। क्या फार्मूला होता है? Q अपान एल। तो अब आप इसी से निकालना है। तो जब भी आप कभी आप डेफिनेशन निकालें तो आप चालक शब्द कहना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आप इस लंबाई को L इक्वल टू जैसे 1 पुट कर दें, यहाँ पे क्या पुट कर दें? मान निकालने के लिए 1, और ये एक मान रखा है, यानी कि इसको हम मान लेते हैं कि एकांक लंबाई हो गई। कितनी लंबाई हो गई? एकांक लंबाई हो गई। किसी भी डेफिनेशन को निकालने का यही तरीका है। तो आप बोल देंगे किसी चालक में एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं कहना कि ये एकांक लंबाई है और एकांक लंबाई में जैसे इतनी लंबाई है, इतने में जो ये आपका आवेश होगा ये वितरित होगा। जैसे ऐसे मान लीजिए कि ये वितरित आवेश है, ठीक है, ये वितरित हो गया, इतनी आपकी लंबाई का एकांक लंबाई है, तो इस पे क्या है? आवेश वितरित है। तो इसी जो आवेश वितरित है ना एकांक लंबाई पर, यही आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व होता है कि एकांक लंबाई में किसी चालक पर एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक